नमस्कार, मैं हूं बलवंत सिंह और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोर्ट बिजनेस। मतलब हम अपने प्रोडक्ट को इंडिया से दूसरे देशों में कैसे बेच सकते हैं। तो इसका प्रोसेस पूरा जानने के लिए बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आपको पूरा प्रोसेस समझ नहीं आएगा तो आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस होता क्या है? एक्सपोर्ट बिजनेस इज ए फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम होता है, जो कि अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेच सकते हैं और वहां से अपने देशों में ला सकते हैं। फॉर मनी, पैसों के लिए, हम अपने पैसे, अच्छे पैसे कमाने के लिए हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेच सकते हैं और वहां से मंगा सकते हैं। और बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से इसे किया जाता है, जिसे एक्सपोर्ट बिजनेस कहा जाता है। तो एक्सपोर्ट बिजनेस के 12 प्रोसेस बताए हैं। तो फर्स्ट है स्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है ओपनिंग बैंक अकाउंट, थर्ड है ऑप्टिंग ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर, फोर्थ है ऑब्टेनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड, फाइव्थ है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, सिक्स है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, सेवन है सिलेक्शन ऑफ मार्केट, एट है फाइंडिंग बायर्स, नाइन है सैम्पलिंग, एंड 10 है प्राइजिंग एंड कॉस्टिंग, एंड 11 है नेगेशन विथ बायर्स, एंड ऑल है कवरिंग रिस्क एंड थ्रॉट। तो हम बात करते हैं इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है? आपको एक कंपनी स्टार्ट करना है, जो कि प्रॉपर तरीके से एक कंपनी स्टार्ट करना है। उसके बाद उसका एक अच्छा सा नाम देना है, एक आकर्षक सा नाम एक देना है, और उसका एक अच्छा सा लोगो बनवाना है। दूसरा क्या है? ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है जो कि ऑथराइज्ड है फॉरेन एक्सचेंज के साथ। तीसरा ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है? पैन कार्ड होता है। पी से परमानेंट, इस अकाउंट, एन से नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो परमानेंट अकाउंट नंबर क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जितना लेन देन होगा, जितना कर होगा, टैक्स होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगे, सब पैन कार्ड पे ही आधारित रहते हैं। बहुत सी मैंडेटरी रहता है पैन कार्ड। चौथा आते हैं ऑब्टेनिंग इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड। तो ऑब्टेनिंग एंड एक्सपोर्टर कोड क्या होता है? हमें अप्लाई करना पड़ता है www.gdft.gov.in पे। आपको जाके ANE 2A का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपकी फीस 500 होती है। उसको चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप इंटरनेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे या अदर जितने भी डेबिट कार्ड से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। आता है पांचवा रजिस्ट्रेशन चंप मेंबरशिप सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन चंप मेंबरशिप सर्टिफिकेट बहुत ही नेसेसरी होता है। ये सर्टिफिकेट 2015 से लेकर 2020 के तहत ये हमें लेना पड़ेगा फॉर द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड के लिए। आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी होता है कि PCMC आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। बात करते हैं छठवां, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि ऐसा प्रोडक्ट अपना एक्सपोर्ट कीजिए जिसकी वजह से आपको परेशानी हो जाती है। ऐसा प्रोडक्ट चुनिए कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो, जो आप अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकें। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको प्रतिबंध है, जिसकी वजह से शिपिंग इंचार्ज भी उसका चेक इन करवा सकता है। सातवां आता है सिलेक्शन ऑफ मार्केट। सिलेक्शन ऑफ मार्केट क्या है? सिलेक्शन ऑफ मार्केट में आपको एक विदेशी मार्केट आपको चुननी पड़ेगी, जो कि वहाँ के
देखना पड़ेगा, बाजार के वैल्यू के हिसाब से वहाँ चेक करना पड़ेगा। आपकी जो भी मार्केट है वहाँ एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आपको ऐसे कई मार्केट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और वहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसियाँ हैं, जैसे आपके रिलेशन है, जिसको आप चेक कर सकते हैं वहाँ की मार्केट वैल्यू क्या है। वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी आप वहाँ पे चेक करवा सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद आप मार्केट प्लेस चेक कर सकते हैं। बात करते हैं 8वें नंबर की, फाइंडिंग बायर्स। आपको बायर फाइंड करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको अदर कंट्री में जो बायर्स हैं उनको आपको फाइंड करना पड़ेगा। एज ए गवर्नमेंट कुछ एजेंसियां हैं उनके थ्रू आपको आपको पता करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको जो रिलेशन है, आपके रिलेटिव हैं, उसके तहत भी आप उसको फाइंडिंग करवा सकते हैं। आते हैं 9वें नंबर पे, सैम्पलिंग में क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है एफटीपी के माध्यम से उसको भेजा जा सकता है। एफटीपी के तहत इसको भेजा जा सकता है जो सैम्पलिंग के लिए, जो कि वहाँ के जो बायर हैं वो चेक कर पाए आपका प्रोडक्ट है कैसा, तो जिससे कि आपकी मार्केट वैल्यू बनी रहे। और अपना क्रेज बढ़ाने के लिए सैम्पलिंग देना पड़ता है। 10वां आता है प्राइजिंग एंड कॉस्टिंग। प्राइजिंग और कॉस्टिंग क्या होता है कि आप जो भी मार्केट सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है आपके प्रोडक्ट का। उसके बाद आप वहाँ पे चेक कर लीजिए, या गवर्नमेंट की एजेंसी द्वारा या अपने रिलेटिव द्वारा चेक कर लीजिए कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पे कितने रेट का बिक रहा है। और उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे कॉस्ट लगा है, लोडिंग कॉस्ट जो लगा है, आपका पैकेजिंग कॉस्ट है और स्टिकरिंग कॉस्ट है, ये सब पूरा टैक्स लेके जो इंक्लूड करके उसके बाद जो आपकी 70 से 80% मार्जिन आ रही है, उसके मार्जिन रख के उसके बाद भी आप अच्छा खासा मुनाफा पे उससे बेचिए, कम में नहीं। अपनी मार्जिन निकालने के बाद भी उसको रेट हाई करके उसमें बेचना है। आता है 11वां नंबर, निगेशन विद बायर्स। निगेशन विद बायर क्या होता है, छूट देना। जो कस्टमर होते हैं या जो बायर होते हैं उन्हें हम छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। क्या होता है उसमें, डिस्काउंट में क्या होता है कि हम अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा सेलिंग के लिए क्या करते हैं, उनको बहस होती है तो उनको हम एक ऑफर देते हैं, छूट देते हैं। उस छूट के तहत उन लोगों को प्रॉफिट होता है कि इतने पे हमें इतना मिल रहा है। तो जैसे सपोज दैट है 10 की गिलास है, हमें 2% उस पर लेस कर दिया। 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट है उस पर हम 2 रुपये लेस कर दिए, पर 8 रुपये का तो सामने वाला जरूर खरीदे। ये लालच देने वाली बात हो गई है। आता है 12वें नंबर पे, 12वें नंबर कवरिंग रिस्क थॉट क्या होता है। कवरिंग थॉट में क्या होता है, आपका जो रिस्क होता है, जो कभी कभी कोई प्रॉब्लम में आती हैं, दिवालियां कंपनियां की निकल जाती हैं, तो इसके वजह से कंपनियां क्या होती है, रिस्क में चली जाती हैं, जो कि अपना जो प्रोडक्ट होता है वो तो उसी रेट पे बेच रही हैं, लेकिन जो दिवाला निकल गया उसकी वजह से उनको रिस्क हो जाता है और वो कंपनियां डूबने लगती हैं। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप एक काम करिए, अपना एक जो वैल्यू है प्रोडक्ट का वैल्यू वो हाई कर दीजिएगा। प्रोडक्ट का वैल्यू हाई करके आप अदर कंट्री में सप्लाई करिए, तो आपका जो कवर हो जाए, आपका जो रिस्क रहेगा वो कवर रहेगा, क्योंकि आपके पास उसके लिए पैसे पड़े रहेंगे जो रिस्क को कम कर सकें, तो आपका रिस्क कवर रहेगा। अब आते हैं हम प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो बात करते हैं प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या होता है कि एफटीपी के तहत हमें पता चलता है कि हमारा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, तो इसके लिए हमें कुछ 11 या 12 तरीकों से इसे फॉलो करना पड़ता है। उसमें क्या क्या ऑर्डर अगर आ गया है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला आता है कन्फर्मेशन ऑफ ऑर्डर, दूसरा आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, तीसरा आता है क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, चौथा आता है फाइनेंस, पांचवा आता है लाइबिलिटी पैकेजिंग पांचवा आता है लेबलिंग, पैकेजिंग एंड पैकिंग एंड मार्केटिंग, छठवां आता है इंश्योरेंस, सातवां आता है डिलीवरी, आठवां आता है कस्टम
प्रोड्यूस एंड 9वां आता है कस्टम हाउस एजेंट एंड 10वां आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड 11वां आता है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू बैंक एंड 12वां आता है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो बात करते हैं कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर। जब ऑर्डर हमारा कंफर्म हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी पैकेजिंग लेबलिंग एंड जो माल होता है उसको क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक किया जाता है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है, माल की खरीद। आपको सामान खरीदना है, जैसे आपको बाहर से जो माल खरीदने हैं, प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट को हमें लेना है और उसको ऐसे दाम में लेना है क्योंकि हमें बहुत ही सस्ते दाम में माल लेने हैं, लेकिन ऐसा भी माल ना रहे कि जिसकी क्वालिटी ख़राब रहे, क्योंकि हमें ये देख के लेना है कि हमें बाहर सेल करना है तो हमें उसमें पैकेजिंग लगेगा, लेबलिंग रहेगा, बहुत कुछ जो लोडिंग का कॉस्ट रहेगा, टैक्स रहेगा, तो इस FTP रहेगा, ये सब जोड़ के आप उसके हिसाब से आप अपना माल बाहर से खरीद सकते हैं। और जो आप माल खरीदेंगे वो आपके कस्टमर बायर को कितना नीड है उसके हिसाब से आप खरीदें, ऐसा नहीं हो कि बाद में आपका नुकसान जाए। आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि जो आपकी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो, लोकल क्वालिटी ना हो, जिसकी वजह से आपके जो भी बायर हैं उनको प्रॉब्लम हो सेल करने में। तो आपकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी रहे, ना कि गड़बड़ रहे, और इतना भी हाई ना दे कि आपकी जो मार्केट वैल्यू से उसका प्राइस ज़्यादा हो, क्योंकि अधिकतर बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो कम रेटों में जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो ओरिजिनल होते हैं वो ज़्यादा रेटों में दिया जाता है। तो आप जो भी बायर देखे उससे आपका ज़्यादा जो क्वालिटी हो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आते हैं फाइनेंस। मार्केट वैल्यू को आपका लेन देन के हिसाब से जो आता है FTP के तहत 2015 से 2020 के तहत आपको फाइनेंस का 80 से 90% आपका पैकेजिंग, कॉस्टिंग, लेबलिंग, लोडिंग ये लग जाता है। उसके बाद आपको कंपनी या आपको बैंक क्या करता है, आपकी कंपनी को बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाता है फाइनेंस के लिए, जिसके वजह आपको 180 दिन का टाइम देता है। 180 दिन में आपका रीपेमेंट बैंक को हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो ऋण काटेगा, क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो 180 दिन का टारगेट रहता है। उसके बाद 180 दिन में आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो आपको जो 180 दिन में बैंक को ऋण चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ऋण नहीं चुकाते हैं तब आपको जाके प्रॉब्लम आएगी, बट 180 दिन तक आप फ्री रहिए। उसके बाद बात आती है लोडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग। तो बात करते हैं लेबलिंग की। आपकी लेबलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत टाइट, और पैकेजिंग बहुत अच्छी, पैकिंग भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा खराब ना लगे, बहुत आकर्षक लगे, जिसकी वजह से आपका जो जगह स्पेस बहुत कम ले, शिपिंग में आपका स्पेस में जगह बहुत कम ले, और उसको आकर्षण लगे, और जो भी बायर के पास पहुँचे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको अच्छा लगे। तो पैकेजिंग जो पैकेजिंग होती है वो इस तरीके से की जाती है कि आप जो शिपिंग में लंबा टूर में जा रही है तो आपके वो डैमेज ना हो, जो प्रोडक्ट हैं वो ख़राब ना हो जाए, ऐसी पैकेजिंग उसमें चाहिए होती है। आता है इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आप एक अपना जो भी प्रोडक्ट है आपके शिप में गया है तो आप उसका इंश्योरेंस करवा लीजिए। इंश्योरेंस करवाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका अगर सामान गड़बड़ हो गया या शिप में ख़राब हो गया या वो डैमेज कर दिए या कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो आपका अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो लॉस में नहीं जाएगा, उसकी आपका जो उसका पैसा रहेगा वो इंश्योरेंस के तहत आपको वापस मिल जाएगा। आता है डिलीवरी।
बात है डिलीवरी, तो आपकी जो लेन देन है उसकी डिलीवरी बहुत ही सही टाइम पे होनी चाहिए, और जो डिलीवरी हो वो आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिसकी वजह से, और आपकी जो पैकेजिंग हो। मेन तो क्या होता है, डिलीवरी करते हैं तो पैकेजिंग के ऊपर क्या होता है, उसका नंबर, एड्रेस, जो पता होते हैं पैकेजिंग में, और कौन से बंदरगाह पे आप डिलीवर कर रहे हैं, ये सब किस सिटी में, किस बंदरगाह पे, किस एड्रेस पे, ये टोटल आपको मेंशन करना होगा, और किसके नाम से ये डिलीवरी कर रहे हैं ये सब मेंशन डिलीवरी में करना पड़ता है, तो आपकी जाके डिलीवरी वहाँ तक हो जाएगी। बात करते हैं कस्टम प्रोसीड्यूर। कस्टम प्रोसीड्यूर में क्या होता है कि आपकी जो सीमा शुल्क होती है, जो आपकी सीमा बिल होती है, जो आपके बॉर्डर बिल होती है, उसे पास करवाने के लिए आपको पैन संख्या नंबर चाहिए होता है, पैन परिचय संख्या नंबर चाहिए होता है, जो आपको कस्टम अधिकारी से मिलेगा। उसके बाद आपको जाके कस्टम हाउस से, कस्टम हाउस में आपको बिल पास होगी, उसकी अनुमति मिलेगी, आपको बॉर्डर क्रॉस के आपकी जो प्रोडक्ट है उसे बॉर्डर क्रॉस की बिल जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी आपका प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए। दूसरा आता है कस्टम हाउस एजेंट। कस्टम हाउस एजेंट क्या आता है, आपका बॉर्डर बिल जो होता है उसे पास के उसके बॉर्डर बिल जो भुगतान होता है उसका लाइसेंस बनता है, उसका लाइसेंस बन जाएगा तो आपको कस्टम हाउस उसे अनुमति दे देगा आपके प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए। बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका जो डॉक्यूमेंट होगा पैन कार्ड से रिलेटेड होगा, एंड जो भी आपका जितने भी EFTP जो फाइल है आपकी बनी होगी, जो भी आपका प्रोडक्ट बाहर जा रहा है उसका पूरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। बात करें सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टू बैंक। इसमें क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट हो वो पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, और जो आपका बैंक अकाउंट हो वो ऐसे बैंक में हो जो ऑथराइज हो कि फॉरेन एक्सचेंज होता हो उसमें, ऐसे बैंक में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका पैन कार्ड उसमें लिंक होना चाहिए। जैसे कि बिल ऑफ, उसमें क्या आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, इनवॉइस होते हैं, पैकेजिंग लिस्ट होती है, में एयरवे बिल आती है, बिल ऑफ लोडिंग आती है, उसमें डिक्लेरेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज आता है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आता है। बात करते हैं लास्ट टाइम 12वें नंबर की, जो कि रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोड्यूस। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोड्यूस के बारे में। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोड्यूस होता क्या है, जो कि निर्यात और आयात होते हैं उसके जो आय होते हैं, इनकम होती है, वो स्वतंत्र भारत के मूल रुपए में उसको दर्शाया जाता है। ईरान को छोड़ के सभी देशों के जो पैसे होते हैं वो भारतीय रुपए में दर्शाए जाते हैं, और इसका आय जो होता है 9 महीने में आ जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।